दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ब्रह्मांडीय घर के बारे में, हमारे सौर मंडल के बारे में। यह एक विशाल और अद्भुत प्रणाली है जो हमें और हमारे ग्रह को जीवन प्रदान करती है। हम सब रहते हैं एक छोटे से नीले ग्रह पर जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। यह ग्रह हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि यहां जीवन है और यह पृथ्वी घूमती है एक तारे के आसपास जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसकी ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं होता। सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 8 ग्रहों, उनके चंद्रमा और ढेर सारे छोटे पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, सबको एक साथ बांधे रखता है। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही है जो सौर मंडल को एक साथ बांधे रखती है और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं सौर मंडल। यह एक जटिल और विस्तृत प्रणाली है जिसमें हर ग्रह और पिंड का अपना महत्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सौर मंडल कितना बड़ा होगा। यह वास्तव में बहुत विशाल है और इसकी सीमाओं को समझना हमारे लिए एक चुनौती है। तो सुनिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। यह दूरी इतनी बड़ी है कि इसे मापने के लिए हमें विशेष इकाइयों का उपयोग करना पड़ता है। इतनी दूरी तो प्रकाश को भी तय करने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं और प्रकाश की गति तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मांड में सबसे तेज। प्रकाश की गति लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब अगर सौर मंडल के सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून की बात करें तो वो सूर्य से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। आप समझ सकते हैं कि यह दूरी कितनी ज्यादा होगी। नेपच्यून की कक्षा इतनी दूर है कि उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। यही वजह है कि सदियों से इंसान सौर मंडल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी आकाश को देखकर इसके रहस्यों को समझने की कोशिश की। प्राचीन काल से ही लोग रात के समय आसमान में चमकते तारों को देखते रहे हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने तारों के समूहों को नाम दिए और उनकी कहानियां बनाई। धीरे धीरे प्राचीन खगोलविदों के आसान से अवलोकनों से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों तक सौर मंडल के बारे में हमारी समझ बढ़ती गई है। आज हम अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सौर मंडल के रहस्यों को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरिक्ष यान और दूरबीनों की मदद से हम नए ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज कर रहे हैं। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें हमारे ब्रह्मांडीय घर के बारे में और अधिक जानने में मदद करती है। पुराने जमाने में मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसी सभ्यताओं के लोग रात के आसमान को बहुत ध्यान से देखते थे। वे रात के समय आकाश में चमकते तारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने तारों के समूहों को पहचाना और उन्हें नाम दिए जो उनके लिए महत्वपूर्ण थे। ये नाम अक्सर उनके मिथकों, कहानियों और देवताओं से प्रेरित होते थे, जिन्हें हम आज नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों के ये पैटर्न न केवल नेविगेशन में मदद करते थे बल्कि कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये शुरुआती खगोलविदों ने देखा कि कुछ तारे बाकी तारों की तरह नहीं चलते हैं। ये तारे आकाश में एक निश्चित पथ पर चलते हुए दिखाई देते थे जो अन्य तारों से अलग था। इन्हें उन्होंने भटकते तारे कहा क्योंकि ये तारे स्थिर नहीं थे और अपनी स्थिति बदलते रहते थे। और आज हम इन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों की यह गति और उनका अध्ययन खगोल विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। सौर मंडल को समझने में यूनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूनानी खगोलविदों ने तारों और ग्रहों के अध्ययन में महत्वपूर्ण प्रगति की। अरस्तु ने एक भू केंद्रित मॉडल दिया था। इस मॉडल के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित थी और सभी खगोलीय पिंड इसके चारों ओर घूमते थे। इस मॉडल के हिसाब से
पृथ्वी ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में थी और सूर्य, चंद्रमा और बाकी सब तारे इसके चारों ओर गोल गोल घूमते थे। यह विचार उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप था और सूर्य, चंद्रमा और बाकी सब तारे इसके चारों ओर गोल गोल घूमते थे। यह मॉडल सदियों तक खगोल विज्ञान का आधार बना रहा। लेकिन एक और यूनानी खगोलविद अरस्तार्खुस ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो उस समय के प्रचलित विचारों से बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह असल में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और यह विचार खगोल विज्ञान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। यह अवधारणा न केवल ग्रहों की गति को समझाने में मदद करती थी, बल्कि ब्रह्मांड के हमारे दृष्टिकोण को भी बदल देती थी। पर अफसोस की बात है कि उस समय ज्यादातर लोगों ने अरस्तार्खुस की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके विचारों को उस समय के प्रमुख खगोलविदों और दार्शनिकों ने अस्वीकार कर दिया और यह अवधारणा सदियों तक अनदेखी रही। 16वीं शताब्दी में सौर मंडल के बारे में हमारी समझ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब पोलैंड के खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने अपनी सूर्य केंद्रित प्रणाली दी। यह एक ऐसा समय था जब विज्ञान और खगोल शास्त्र में नए नए विचार उभर रहे थे और कोपरनिकस का यह सिद्धांत एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य असल में सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह इसके चारों ओर गोल गोल घूमते हैं। यह विचार उस समय के प्रचलित भू केंद्रित मॉडल के विपरीत था, जिसमें माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी खगोलीय पिंड इसके चारों ओर घूमते हैं। कोपरनिकस का यह मॉडल न केवल खगोल शास्त्रियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक बड़ा झटका था। यह एक ऐसा विचार था जो सदियों से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। कोपरनिकस ने अपने मॉडल को विस्तार से समझाने के लिए कई गणितीय समीकरण और खगोलीय प्रेक्षणों का उपयोग किया। कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं और यह गति एक निश्चित नियम के अनुसार होती है। इस मॉडल ने खगोल शास्त्र में एक नई दिशा दी और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। शुरू में कोपरनिकस के विचारों का बहुत विरोध हुआ। खासकर धार्मिक नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। यह विरोध इतना तीव्र था कि कोपरनिकस को अपने विचारों को सार्वजनिक करने में भी संकोच हुआ। धार्मिक नेताओं का मानना था कि कोपरनिकस का सिद्धांत धार्मिक ग्रंथों के विपरीत है और इससे उनकी मान्यताओं को खतरा हो सकता है। इस विरोध के बावजूद कोपरनिकस ने अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया और यह धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकार किया जाने लगा। लेकिन इटली के खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने अपनी नई दूरबीन की मदद से कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबूत इकट्ठा किए। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से खगोलीय पिंडों का अवलोकन किया और कई महत्वपूर्ण खोजें की। गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की, जिससे यह साबित हुआ कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमते हैं। यह खोज कोपरनिकस के सिद्धांत के समर्थन में एक महत्वपूर्ण सबूत थी। गैलीलियो की इस खोज ने खगोल शास्त्र में एक नई क्रांति ला दी और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। गैलीलियो के अवलोकनों ने कोपरनिकस के मॉडल को और भी मजबूत किया और इसे वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक स्वीकृति मिली। जर्मनी के खगोलविद योहानेस केपलर ने ग्रहों की गति का अध्ययन करने के लिए टाइको ब्राहे द्वारा एकत्रित किए गए सटीक खगोलीय प्रेक्षणों का उपयोग किया। ब्राहे के प्रेक्षणों ने केपलर को ग्रहों की गति के नियमों को समझने में मदद की। केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम बताए, जिनसे पता चला कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, न कि पूरी तरह से गोल कक्षाओं में। केपलर के इन नियमों ने खगोल शास्त्र में एक नई दिशा दी और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया।
केपलर के इन नियमों ने न केवल खगोल शास्त्र में बल्कि भौतिकी और गणित में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन नियमों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझने में भी मदद की। इस प्रकार कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर के योगदान ने हमारी सौर मंडल के बारे में समझ को पूरी तरह से बदल दिया और हमें यह सिखाया कि पृथ्वी अब केंद्र नहीं रही,